आज़ादी के बाद जब से पंचायती राज आया है, हमारे पद पर रहते हुए जो और भी लोग रहे होंगे, सबसे बेहतर काम करने का मैंने प्रयास किया। कि मजबूरियां हो सकती हैं, लोग गए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, समाजवादी पार्टी के नेता थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवकुश यादव और आप देख रहे हैं द थिंकर टीवी। अभी मैं मौजूद हूं अमेठी में। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट सूबेदार यादव, जो कि अभी समाजवादी पार्टी से लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष भी हैं और लगातार एक्टिव रहते हैं, ज़िले में भी साथ साथ प्रदेश में भी। आज इनसे हम बातचीत करेंगे और इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में और राजनीति के बारे में विस्तार से समझेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज ही हमने देखा कि आप गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जो पेपर लीक है, पुतला भी फूका जी। देखिए, आज ये दूसरी बार हम लोग का कार्यक्रम रहा। हम लोग लगातार, क्योंकि नीट परीक्षा जब से इसमें करप्शन हुआ है नीट परीक्षा में, और बड़े स्तर पर स्कैम हुआ है। 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ केंद्र सरकार पूरी तरीके से जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। क्योंकि जिस हिसाब से जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनके जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जैसे महंगे शहरों में, दिल्ली जैसे महंगे शहरों में, तो उनके जो है जो गार्जियन हैं, गार्जियन भी हमेशा ये जो है पैसा जब उनको देना पड़ता है, फीस उनको देना पड़ता है, महीने का 15 से 17 हज़ार रुपये उनको जब भेजना पड़ता है दिल्ली और जो है राजस्थान, तो बहुत खलता है। क्योंकि हम आप मध्यम परिवार के लोग, बच्चे वहाँ तैयारी करने जाते हैं और जब मौका आता है उनको डॉक्टर बनने, नीट एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम से पहले ही परीक्षाओं में इस तरीके से धांधली हो जाती है। पेपर देख रहे हैं आप, वायरल हो जा रहे हैं पहले, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से नीट का स्कैम आप देखिए, जैसे नीट की गणित के हिसाब से कभी ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चे 619, 620, 618 नंबर पाएँ। आप देख रहे हैं कि एक सेंटरों में जो है 7-7, 8 टॉपर हो रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से नीट, और धर्मेंद्र प्रधान जी इसको मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। ये तो बाद में उन्होंने माना कि हाँ धांधली हुई। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी की गलती नहीं है, ये पूरी बीजेपी सरकार की जो है नीति है कि बच्चों को, भविष्य को इस तरीके से चौपट कर दिया जाए, इस तरीके से उनको शिक्षा से दूर रखा जाए कि अगर वो शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, तो अपने हक अधिकार की लड़ाई और अपने हक अधिकार को मांगने के लिए उनसे वो भिड़ेंगे नहीं। तो वो उनकी पॉलिसी है। बीजेपी सरकार जब से शासन में आई है, आप बताइए, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, इनका एक एग्ज़ाम बता दीजिए, नौकरी के लिए एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एडमिशन के लिए एग्ज़ाम हो, इनका कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्ज़ाम इनका अभी तक सही से, मतलब ये आप नहीं कह सकते हैं कि साकुशल इन्होंने संपादित कराया हो। हर एग्ज़ाम, अभी नेट की देखिए, नेट का एग्ज़ाम हुआ, कल एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले पेपर जो है उसमें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे पेपर, उसको इनको कैंसिल करना पड़ा। तो ये भाजपा सरकार पर धब्बा है, केवल धर्मेंद्र प्रधान पर ही नहीं, ये पूरे भाजपा सरकार पर, प्रदेश और देश दोनों सरकारों पर धब्बा है। प्रदेश सरकार की, योगी सरकार को ले लीजिए। क्या अपराधियों के यहाँ बुलडोजर नहीं जा रहा? देखिए, इनका बुलडोजर वगैरह जो है सिर्फ आप जानिए जात विशेष के जो है अपराधियों के यहाँ जाता है। बाकी इनका बुलडोजर जो है, जो बड़े अपराधी हैं, जो इनके योगी जी के जो जाति समाज से आने वाले जो है अपराधी हैं, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं जाता है। जैसे मुस्लिम के यहाँ जाएगा, यादव के यहाँ जाएगा, कोई बैकवर्ड दलित पिछड़े के यहाँ जाएगा। बाकी सजातीय जो है इनके जो साथी हैं, वो कितने बड़े माफिया हों, कितने बड़े जो है दबंग हों, कितने बड़े जो है दुराचारी हों, आप देख लीजिए, जितने भी माफिया इनके समाज के हैं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? सिर्फ जाति विशेष के लोगों के ऊपर और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। चलिए, ये तो हो गई पेपर लीक की बात। अब हम जानते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और उसके बाद राजनीति में आप क्यों आए? देखिए, हम लोग भी बहुत पिछड़े समाज से और बहुत पारिवारिक जीवन कहा जाए, स्कूलिंग शिक्षा कहा जाए, तो हम लोग भी बहुत कह सकते हैं कि बहुत गरीब परिवार से ही हैं। बस ये था कि माता और पिताजी का हमारे मेहनत और परिश्रम था कि हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग बचपन में जो है, जब क्लास 3 या 4 में पढ़ रहे थे, उसके बाद हम लोग श्री प्रताप इंटर कॉलेज अमेठी में
वहाँ पे क्लास 5 हम लोग पास हुए। उसके बाद 6 to 12 जो है अमेठी में हम लोग जो है शिव प्रताप इंटर कॉलेज है, 6 to 12 वहाँ हमारी शिक्षा हुई। उसके बाद इलाहाबाद चले गए, फिर ग्रेजुएशन और पीजी हमारा इलाहाबाद से हुआ। फिर उसके बाद एलएलबी करने हम बीएचयू चले गए। तो एलएलबी करते हुए वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम देखते रहे कि किस प्रकार से जो है, क्योंकि 2011 में हम इलाहाबाद गए थे, तो वहाँ हम लोग ये आभास करते रहे कि किस प्रकार से जो है दबे कुचले पिछड़े समाज के साथ विद्यालयों यूनिवर्सिटीज़ में और विद्यालयों में भी किस प्रकार से जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये बहुत चिंतनीय था। पिछड़ी जातियों के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ, दबे कुचले लोगों के साथ बहुत भेदभाव, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत भेदभाव है। क्या भेदभाव बच्चे में ही रहता है, स्टूडेंट में रहता है, या फिर वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं या टीचर होते हैं वो भी देखिए, में शामिल रहते हैं? बच्चों में तो भेदभाव, जो उनकी मानसिकता, जो मेंटलिटी हम जो है, जैसे हम आपकी मेंटलिटी जो हमारे आपके गार्जियन से ही होती है, जैसे हमको आपको संस्कार मिलता है, जैसे हमारा आपका रहन सहन होता है, उसी हिसाब से हम आप देखते आगे बढ़ते हैं और उसी को हम अक्षरशः पालन करते हैं। तो चाहे पिछड़े समाज का हो, अगड़े समाज का हो, बहुसंख्यक समाज का हो, कोई भी हो, वो तो अपने परवरिश के हिसाब से जो है उसका एक मेंटल लेवल जो होता है उसी से होता है। बाकी भेदभाव की जो विशेष बात है, जो मैं कहना चाह रहा था कि भेदभाव कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस स्तर पर है कि आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको बड़ा चिंतन का विषय है, क्योंकि बहुत स्थितियां खराब है यूनिवर्सिटीज़ में, जहां जिस तबके के जो है प्रोफेसर हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, इलाहाबाद, बीएचयू, दिल्ली, जेएनयू, मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ हैं, लगभग आप प्रोफेसरों की बात करेंगे, वाइस चांसलर की बात करेंगे, तो लगभग वही बड़े समाज, अगड़े समाज के लोग ही वाइस चांसलर होते हैं, उन्हें वही प्रोफेसर होते हैं। आप एसोसिएट, एडहाक, इन्हीं में आप देखेंगे तो कहीं आपको मिल जाएंगे आपके अपने जो है बैकवर्ड और पिछले समाज के लोग, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप बीएचयू में चले जाइए, जहाँ से मैं एलएलबी किया, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ आप देखिए तो 124 फैकल्टीज़ हैं बीएचयू में। आपको किसी भी फैकल्टी में आपको एक भी दलित पिछड़े समाज का आपको जो है किसी भी जो है फैकल्टीज़ का आपको प्रमुख नहीं मिलेगा, फैकल्टी प्रमुख। तो प्रोफेसर भी आपको, हमें लगता है कि बीएचयू में एक भी जो है बैकवर्ड प्रोफेसर नहीं है। तो आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है हर जगह, हर व्यक्ति में अपने जो हमारा एक समाज है, अपनत्व तो कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, जब अपनत्व होता है तो जो चीज़ें हमारे अपने लोग हमें सलाह दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, और हमारे अपने लोग जो हमें समझा सकते हैं, हमें दूसरा कोई समझाने नहीं आएगा, हमें हमारे हित की बात वो शायद नहीं करेगा। तो ये सब हम देखते रहे और इसको मैंने बहुत बाखूबी झेला भी है। इलाहाबाद बीएचयू में मैंने बहुत जो है इस चीज़ को देखा, और हम लोग भी जो है एग्ज़ाम से जो है निकाल दिए गए थे, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा था। माननीय न्यायालय की जो है हम लोग शरण लिए थे, उसके बाद हम लोगों को एग्ज़ाम देने दिया गया। और उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि वहाँ की जो नीतियाँ थी, जो वो हम लोगों को लागू करना चाहते थे, हम लोग उसको मानने वाले लोग नहीं थे, उनके जो है उसमें हम लोग आने वाले नहीं थे। उनकी बातों को देखिए, हम लोग वहाँ स्टूडेंट थे, हम लोग पढ़ने गए थे, तो जो शिक्षा के उस पर जो है उसके हम लोग उसके लिए हम लोग तैयार, लेकिन जो तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ थी जिनसे उन लोगों को दिक्कत थी, उस चीज़ों को हम लोग नहीं मानते थे। उसका कारण रहा कि हम लोग जो है एग्ज़ाम में एग्जाम्प्ट किए गए, निकाले गए। फिर हम लोग न्यायालय का सहारा लिए, उसके बाद न्यायालय ने आदेशित किया, उसके आधार पर हम लोग जो है एग्ज़ाम वहाँ दिए थे। तो ये जो राजनीति में आने का कारण है, ये हम किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़ा, शोषित समाज हमारा जो है, इसको देखते ही आया, क्योंकि वहाँ भी हम लोग देखते थे बड़ी संख्या में जो है सामान्य वर्ग, यहाँ तक कि रिजर्वेशन की जो बात होती है, लोग चिल्लाते हैं रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन का भी पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटीज़ में पालन नहीं किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिजर्वेशन वहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी अलाट होते थे। जब हम लोग वहाँ गए तो 6 महीने हमको बिना हॉस्टल के रहना पड़ा, रेंट पे रूम लेके रहना पड़ा। रीज़न क्या रहा कि सारी चीज़ें ठीक थी, हमारे नंबर्स ठीक थे, सब कुछ ठीक थे, सिर्फ ये था कि पिछड़े लोग, बैकवर्ड
में आते हैं, रिजर्वेशन बैकवर्ड का जो है नहीं, और तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो है हम लोगों को 6 महीने लगभग, उसके बाद जब हम लोग लड़ाई लड़े उसके बाद हम लोगों को हॉस्टल अलॉट हुआ। तो ये सब वहाँ देखने को आज भी मिलता है। आज भी वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, बताते हैं बहुत स्थितियाँ खराब हैं, क्योंकि एक तरीके से कहा जाता है कि आरएसएस का वो गढ़ है। तो वही जेएनयू में देखने को मिलता है, डीयू में मिलता है। तो चीज़ें शायद जब तक हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बढ़ेगा तब तक ये चीज़ों का आए दिन सामना हमको करना पड़ेगा। सरकारें तो एजुकेशन पॉलिसीज़ बदल रही हैं, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, अब ये उनकी क्या इससे कोई बदलाव नहीं हो रहा है? देखिए, बदलाव तभी होगा, एक सामान्य सी बात है कि जो जाति समुदाय, जो लोग हजारों वर्षों से पिछड़ेपन का शिकार रहे, उनको शिक्षा से वंचित रखने का काम किया गया, उनको कलम कापी किताब से जो है दूर रखने का काम किया गया। अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए, और मुख्य धारा में जोड़ने के साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व सभी जगह सुनिश्चित किया जाए। अगर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है हर जो है फैकल्टीज़ में, हर इंस्टीट्यूशन में, तो शायद बेहतर रिजल्ट, चाहे न्यू जो है एजुकेशन पॉलिसी हो या ओल्ड हो, तो जो भी मतलब है उनका इम्प्लीमेंट तभी बेहतर होगा जब हमारे अपने लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर बेहतर रहेगा। तो ये आपकी शिक्षा की बात, हम अगर बात करें क्षेत्रीय राजनीति की, तो आप यहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी चुने गए। जिला पंचायत सदस्य चुनने के बाद अब आप कैसा महसूस करते हैं, और लोगों के लिए क्या आपके प्रयास होते हैं? देखिए, जैसे सबसे बड़ी चीज़, हम एजुकेशन में थे, बीएचयू में हम पढ़ रहे थे, तो उसके बाद वहाँ से ही जब एक्टिविटीज़ हम देखते रहे तो ये हमारे मन मतलब ये था कि समाज में अगर कुछ करना है तो शायद सिस्टम में रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि बिना जो है आप दूर रह के चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगा कि जो है एक प्लेटफार्म है, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, तो हम क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना चीज़ें हमारी चलती रही। और अभी तक मैं अपना जो है, जो हमारा सबसे जो मतलब जिला पंचायत में बहुत कार्य तो मैं नहीं करा सका, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं है जिस पार्टी की मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी तक हमारे क्षेत्र में जो काम नहीं हुए होंगे, और आज़ादी के बाद जब से पंचायती राज आया है, हमारे पद पर रहते हुए जो और भी लोग रहे होंगे, सबसे बेहतर काम करने का मैंने प्रयास किया। दूसरी चीज़, समाज में मैं हमेशा, कोई गरीब बच्चा हो, पिछड़े समाज का हो, जो भी बच्चे हैं किसी भी समाज के हों, ज़रूरी है कि हमने हमेशा उनको प्रयास मोटिवेट करने का काम किया, क्योंकि अगर सफलता परिवार को आगे बढ़ाने, माँ बाप का जो है सर ऊंचा करने का अगर सबसे अच्छी कुंजी है तो शिक्षा है। हमने हमेशा बच्चों को ये अवेयर करने का प्रयास किया, और उन्हें हमेशा जो है प्रयास किया, उनको मैं फाइनेंशियली भी जो हमसे पॉसिबल हो सकता था हमने होता है, मैं अभी भी करने का प्रयास करता हूँ कि आप पहले एजुकेटेड होइए। अगर एजुकेशन आपको अच्छा मिलेगा तो जहाँ भी आप रहें, कोई ज़रूरी नहीं कि नौकरी ही सबको मिल जाए, क्योंकि नौकरी एक सीमित है। अच्छा एजुकेशन होगा, आप जहाँ रहेंगे लोगों से अलग रहेंगे। दूसरी चीज़ें हैं, क्षेत्र में गरीब हो, कमज़ोर हो, हमारे पास लोग मदद के लिए आते हैं, जो हमसे पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं हमेशा एफर्ट करता हूँ। हमेशा लोगों में आपसी प्रेम, भाईचारा बनाने का प्रयास करता हूँ कि आपस में लोग वाद विवाद, छोटे मोटे वाद विवाद को आपसी जो है सहमत से सुलझाएं, क्योंकि एक अच्छा समाज तभी जो है विकसित होगा जब लोग अच्छे विचार के होंगे, और जब अच्छा विचार रहेगा तो हम लोग बायस डिसीजन नहीं लेंगे। हम लोग फेयर जो है, कोई मामला है, हम लोग फेयर अगर उसका जो है वो करेंगे तो शायद बेहतर रिजल्ट आता है। और उसी में बायस डिसीजन हम लोग लें, हमारे पक्ष का नहीं है दूसरे पक्ष का है, उसको भड़का के इस तरीके से काम करें, शायद बेहतर ये नहीं है। क्योंकि एक अच्छे समाज, एक अच्छे जो है क्षेत्र का जो है अगर वो हम लोग परिकल्पना करते हैं तो शायद हम लोगों को निस्वार्थ, निश्चल और एकदम कह सकते हैं कि जो है एक मतलब सामान्य उस पर काम करना पड़ेगा कि किसी के पक्षपात, किसी को जो है
किसी रूप से पक्षपात ना हो। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत का हमेशा विरोध करने का प्रयास में करता हूँ और सही का हमेशा साथ देने का प्रयास करता हूँ। आप कह रहे हैं कि सिस्टम में आना पड़ेगा अगर हमें अपना काम करना है, तो सिस्टम में आने के लिए आप समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुने? जैसे कि समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप भी लगते हैं कि यादव और मुसलमानों की पार्टी है, आप भी यादव हैं, कहीं जाति से तो आपको समाजवादी पार्टी में आने के लिए प्रभावित नहीं हुए? देखिए एक चीज़ आपको बताएं, ये जिनको समाजवादी पार्टी का इतिहास नहीं पता है और उन्हें ज्ञान की शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और ज्ञान का अभाव कह सकते हैं आप, उनको नहीं है, वही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। नहीं, आप एक चीज़ बताइए कि समाजवादी पार्टी ने किस समाज के हित के लिए काम नहीं किया? हमारे नेता अब हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनको देखकर हम लोगों के मन में इतना जो है वो रहता है, उत्साह रहता है और उन्हीं के आदर्शों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो हमेशा एक बात कहते थे और उनका एक सबसे बड़ा जो जिससे मैं प्रभावित हमेशा रहता हूँ, आज भी मैं इस बात से प्रभावित, उनका एक मतलब ये रहता था कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवाई और मुफ्त सिंचाई। आप ये इस नारे से आप समझिए कि गरीब तबके, पिछड़े बच्चों सबका हित है। अगर हमारे पास एजुकेशन होगी, एजुकेशन कैसे हो, क्योंकि परिवार बहुत कमज़ोर हैं, लोग खाने की स्थितियां, लोगों के पास बच्चों को फीस देने की स्थितियां नहीं है। गांव में भी निकल जाइए आपको तो ऐसे घर बहुत मिलते हैं, पूरी डाइट नहीं हो पा रही। ठीक, तो अगर मुफ्त शिक्षा की अगर हमारे नेता जो हमारे बीच नहीं हैं, आज उस कारवां को माननीय अखिलेश यादव जी चला रहे हैं, हमारे पास अगर मुफ्त शिक्षा होगी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। मुफ्त शिक्षा लोअर से लेकर हायर तक माननीय नेताजी का ये हमेशा नारा रहा और उन्होंने उस पर काम भी किया, बहुत सारा काम किया। अगर आज जो लोग कहते हैं ये पिछड़े समाज के हमारे लोग हैं, अगर आज आवाज़ उनके पास है, अगर वो आज उनके पास बैठने की व्यवस्था है, बोलने की व्यवस्था है, शायद माननीय नेताजी की देन है। आप माने इसको ना माने, मैं किसी को बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चीज़ों को देखें और उनके कार्यकाल को देखें। वो कहते थे मुफ्त सिंचाई, अगर किसान हैं। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। जो आज कांग्रेस पार्टी है, जो आज पिछड़ों की राजनीति में बात करती है भागीदारी की, कहीं ना कहीं इसका भी यही कारण है कि लालू और मुलायम की वजह से ही ये संभव हो सका है। देखिए, मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल। आज जो है जैसे जो देखिए समाजवादी पार्टी से के नेता हैं हम, और इस समय इंडिया अलायंस में हम लोग हैं, तो हम लोग किसी पर कटाक्ष नहीं कर सकते इंडिया अलायंस में। बाकी कांग्रेस अब कहने को मजबूर है क्योंकि उसकी ज़मीन खसक गई थी, उसकी ज़मीन किसी भी प्रदेश में नहीं बची है, ठीक है। हमारे नेता अखिलेश यादव, बिहार की बात करें, अगर बिहार का सबसे बड़ा अगर कोई नेता है जिसने बिहार को आवाज़ देने का काम किया, बिहार को जो है एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया दलित, पिछड़े और गरीब जो है मजलूमों को, तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो इन लोगों ने जो किया है समाज के लिए, लोगों के लिए, पिछले दलित समाज के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, वो अतुलनीय है, अद्भुत है। वो पिछड़े समाज की बात है, कांग्रेस आज कह रही है, तो ये उनको लग रहा है कि अब, क्योंकि कुछ लोग जो उनके कोर वोटर, जो कांग्रेस के कोर वोटर कहे जाते थे, उनका कोई दल नहीं है, वो तो सिर्फ मक्खन और मलाई खाने वाले लोग हैं। और जिस दल की सरकार होती है, जिस व्यवस्था, जहाँ उनकी व्यवस्था बनती है, वो वहीं शामिल हो जाते हैं। तो उनके पास आज वोट बैंक कहीं रह नहीं गया। तो इनको ये लगता है कि अगर हम पिछड़े दलितों को साधेंगे तो शायद हमारी ज़मीन, खोई हुई ज़मीन फिर तैयार होगा। और उत्तर प्रदेश में अब की बार आपने देखा है, माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए का नारा हमारा रहा, वो सुपर हिट रहा। एक बार पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए, कई लोग अभी भी नहीं समझ पाते। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हमारा जो नारा है ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और 2027 में भी हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर इस जो 2000 अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में हमारी इतनी अच्छी सीटें आई, इससे हम लोग प्रूफ किए कि हम लोगों ने ज़मीन स्तर पर, समाजवादी पार्टी ने ज़मीन स्तर पर काम किया, सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और सभी समाज के लोगों के जोड़ने का ही नतीजा है कि हम लोग आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अच्छा, कुछ नेता थे जो आपके ही नेता हैं, आपकी समाजवादी पार्टी से ही वो विधायक हैं और वो बेवफा हो गए।
देखिए, बेवफा जो हो जाते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है। क्या कारण होगा आगे भी? अब अमेठी में बात करें, अमेठी की गौरीगंज सीट से और अमेठी सीट से देखिए दोनों नेताओं ने बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन दिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बीजेपी बहुत तुच्छ और घटिया राजनीति करती है, बहुत तुच्छ राजनीति करती है। वो किसी को भी, जैसे आदमी कहता नहीं, मतलब उनका एक राहुल जी कहते थे, इधर से जो है डालो तो इधर से निकालो। तो वो कितने भी गंदे लोग हों, कितने भी बुरे लोग हों, उनको जो है उनके साथ अगर वो चले जाते तो अच्छे हो जाते थे, और दूसरी पार्टियों के साथ वो रहते थे तो बड़े, उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी, उनसे बड़ा करप्शन शायद किसी के पास नहीं होता था। इन दोनों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यक्ति की मजबूरियां हो सकती हैं, लोग गए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के नेता थे, समाजवादी पार्टी में उनका महत्वपूर्ण स्थान था, और माननीय अखिलेश यादव जी उनको बहुत मानते थे। अब वो लोग किस स्थितियां परिस्थितियों में चले गए, अब ये शायद उन्हें वही बता सकते हैं। अब लेकिन पार्टी के साथ उन्होंने खिलाफ उन्होंने वो किया, तो उसका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उचित होगा उन्होंने डिसीजन लेके, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व वही है। हम लोग तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आदेश निर्देश उनका रहेगा हम लोग उसी पर रहेंगे। अच्छा, आगामी विधानसभा के चुनाव में अमेठी से, जैसे आप गायत्री प्रसाद प्रजापति जी की पत्नी थी, वो विधायक हैं भी वर्तमान में, समाजवादी पार्टी से कोई बड़ा नाम नहीं है उनके अलावा, तो क्या आप दावेदारी करेंगे विधानसभा प्रत्याशी के लिए? देखिए, ऐसा है कि अभी समय है, और आपके पास पद भी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, अभी समय है, जी। अभी हमारे पास ज़मीन पर काम करने का जो है समय है, और समाजवादी पार्टी है, जिसको टिकट दे देगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जिसको भी टिकट देंगे, माननीय विधायिका जी हमारी हैं, अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं, जिसको भी माननीय अखिलेश यादव जी टिकट देते हैं, हम लोग उनके साथ लगने का काम करेंगे। बाकी कौन किसकी इच्छा नहीं है विधायक मंत्री बनने की? सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति की इच्छा है। इच्छाओं, अगर इच्छा का अंत हो जाए शायद आदमी काम ही ना करे। तो हर व्यक्ति की इच्छा है, भाई हम आप दौड़ रहे हैं तो हमारी आपकी ये भी होता है कि हमारे पास बड़ा पद होगा तो हम बड़े स्तर पर काम करेंगे। नहीं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन देखिए, हम लोग एक जो है उसमें बंधे हुए हैं। हम अभी ये नहीं कह सकते कि हम विधायक पद के दावेदार हैं, या पार्टी जहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी डिसीजन होगा, जिसको भी टिकट देंगे, अगर हमें दे देंगे हम लड़ जाएंगे, भाई कमज़ोर थोड़ी हैं कि। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे, हम लोग मांगने का काम करेंगे, देंगे तो हम लोग लड़ेंगे टिकट चुनाव, और लड़ेंगे, जीतेंगे भी। या जिसको देंगे, भाई राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके पास तमाम सारी जो है चीज़ें हैं, उनको लगेगा कि मैं लड़ सकता हूँ, दे देंगे। नहीं लगेगा, जिसको लगेगा उसको दे देंगे। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कह देंगे चुनाव लड़ जाओ, तो कोई डाउट नहीं, लड़ जाएगा, क्या दिक्कत है? वैसे 2022 के चुनाव में अमेठी में बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी की आई, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ पाई। तो अब तो और मजबूत हो गई है आपकी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। समाजवादी पार्टी में यूथ, हमारा जो संगठन है, और यूथ के जो कार्यकर्ता, यूथ में जो हमारे यूथ के कार्यकर्ता हैं, आप यकीन करिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं के दृष्टि से। अगर सबसे बड़ा अगर आंदोलन कोई पार्टी कर सकती है तो समाजवादी पार्टी से बड़ा आंदोलन कोई पार्टी नहीं कर सकती। माननीय नेताजी ने कहा था, आज हम लोग के बीच में नहीं है, नेताजी ने कहा था, समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी, क्योंकि ये युवाओं की पार्टी है। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है। हम लोग छोटा भी कार्यक्रम करते हैं, सूचना नहीं देते, जो है 100-200 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब हम लोग सूचना देते हैं तो इतनी तादाद में संख्या हो जाती है कि हम लोगों को लगता है कि कैसे जो है इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो समाजवादी पार्टी के पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। हमारे पास कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता हैं। गांव में हमारे कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारे पास 40-50 कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना हो। अच्छा, तो विकास कार्यों की बात करें तो अमेठी में क्या लगता है कि अभी बाकी रह गया, इसको करने की जरूरत है? देखिए, अमेठी जिस हिसाब से अमेठी को वीवीआईपी सीट हम लोग पहले से कहते आए हैं, बहुत सारे हमारे पुराने साथी, बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, तो जब अमेठी को एक्चुअल से नज़दीक से देखते हैं तो कहते हैं, मुस्कुराते भी हैं और कहते हैं कि भाई अमेठी यही है कि और कोई शहर है। तो हम लोग बड़ा, मतलब जो है कह सकते हैं, बड़ा शर्मिंदगी हम लोगों को महसूस होती है कि नाम तो बड़ा है अमेठी का, देश विदेश में अमेठी का नाम, लेकिन अमेठी में कुछ वाकई में कुछ है नहीं। बस ये जो कुछ थोड़ा बहुत है, कांग्रेस परिवार ने कुछ दिया था, बाकी एक सामान्य विधानसभा और सामान्य उससे जो है। और अमेठी प्रॉपर की बात करें तो अमेठी प्रॉपर तो अभी नगर पंचायत ही है, नगर पालिका भी नहीं है।
तो विकास अमेठी में बहुत ज़रूरी है। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अमेठी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज देश और प्रदेश बड़ी विकट परिस्थितियों में है, क्योंकि आज देश में ये तानाशाही सरकार है, प्रदेश में बुलडोज़र बाबा की सरकार है। ये दोनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अमेठी के हर एक नागरिक, अमेठी की हर एक जनता, अमेठी के हर एक लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को अगर हम उनको जो है जवाब अच्छे से नहीं देंगे तो शायद वो अपने मंसूबे में कामयाब हों। इसलिए हम कहेंगे अमेठी के जनता से, लोगों से कि आप जिस तरीके से गठबंधन के किशोरीलाल शर्मा जी को आपने अपना मैंडेट बेहतरीन मैंडेट आपने दिया, उसी तरीके से 27 में समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको आप अपना बेहतरीन मैंडेट देने का काम करेंगे, जिससे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और अमेठी में जो विकास की धारा, जो विकास का प्रवाह है सरकार जाने के बाद, क्योंकि 17 तक हमारे यहाँ बहुत विकास कार्य हुए थे, तो 17 के बाद जो हमारी विकास की जो डोर है अमेठी में टूट गई है। जो रोडों का जो है खस्ते हाल है, तमाम सारी समस्याएं हैं, बिजली की स्थितियां खराब हैं, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोग सरकार आते ही अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। और बाकी लोग स्नेह प्रेम आपसी भाईचारे के साथ रहें, यही हम लोग, और अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें, जिससे जब आपके घर का विकास होगा, बच्चे पढ़े लिखेंगे, समाज का विकास होगा, समाज के विकास के साथ गांव और क्षेत्र और जनपद का भी विकास होगा। जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सूबेदार यादव जी और इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको और लोगों तक शेयर करिए, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।